Alaikum students, it's Anam Khalid, कोर्स इंस्ट्रक्टर ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। आपका बेटा पहला ऑनलाइन लेक्चर जो है वो मेरे साथ आज होने जा रहा है। फ़िज़िकल लेक्चर जो हमारा हुआ था एड्जॉर्प्शन के बारे में, उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, शायद आपको याद हो, जिसमें हमने फिजियोसॉर्प्शन, केमियोसॉर्प्शन पढ़ा था। फ़िज़िकल एड्जॉर्प्शन में हमने ये देखा कि वान डर वाल फोर्सेस के थ्रू जो हैं वो आपकी एड्जॉर्प्शन होती है। अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन में हम स्टडी करते हैं तो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जैसे कोई कोवलेंट बॉन्ड है या कोई आपका जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरह से दोनों में हमने डिफरेंस देखा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं और क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। एड्जॉर्प्शन के केस में दो टर्म्स हमने पढ़ी थी, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट वो होता है जो एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्ब करता है, यानी जिसने किसी भी चीज़ को एड्जॉर्ब करना है। एड्जॉर्बेट वो केमिकल स्पीशी होता है डैट इज़ गोइंग टू एड्जॉर्ब, जो कि एड्जॉर्ब हो रही होती है, वो क्या होता है, एड्जॉर्बेट। अब क्लास आज हमारा जो मेन टॉपिक है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है हीट। आइसोथर्म का मतलब ये है कि जिसके अंदर हीट क्या हो, सेम हो। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ये ग्राफ है असल में। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ये ग्राफ हैं जो डिस्क्राइब क्या करते हैं कि आपके एड्जॉर्बेट यानी जो चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल निकल की एक प्लेट पड़ी है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो रही है, तो निकल की प्लेट उसमें एड्जॉर्बेंट है और आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो इसके अंदर क्या है, एड्जॉर्बेट है। तो सिंपल इज़ दैट कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन को ग्राफ स्टडी करते हैं हम, उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। The amount of adsorbate on the adsorbent as a function of its pressure or concentration at constant temperature। वो कहते हैं कि यहाँ पर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है, लेकिन आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जानना ये होता है कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट क्या है और अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो प्रोवाइड करता है आपको बहुत सारी डिटेल्स देता है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो ये आइसोथर्म में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इंटरेक्शन क्या है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के दरमियान। उसके आगे क्लास देखें, टाइप ऑफ आइसोथर्म आती है। आइसोथर्म की जो टाइप्स हैं वो नंबर 1 पे क्या आती है, फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। सेकंड नंबर पे आता है लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। थर्ड नंबर पे मल्टी लेयर फिजियोसॉर्प्शन आइसोथर्म और फोर्थ नंबर पर आता है तमकिन आइसोथर्म। इन चार में से दो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, फ्रेंडलिश आइसोथर्म और एक लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये हमारे जो हैं वो मेन आज के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रेंडलिश इक्वेशन या फ्रेंडलिश आइसोथर्म है क्या। फ्रेंडलिश इक्वेशन या ये जो फ्रेंडलिश आइसोथर्म है, ये क्या है कि ये आपको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की ही एक टाइप है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की एक टाइप है जो आपको एम्पिरिकल रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, किस किस के दरमियान के सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है जो कि एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब हुई, यानी एड्सॉर्बेंट कोई भी है उसके ऊपर एड्सॉर्बेट की जो कंसंट्रेशन है वो आपको ये बताती है कि एड्सॉर्ब की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है। तो इसमें क्या है कि आपको रिलेशनशिप किस किस के बारे में पता चलता है कि एड्सॉर्बेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, कितना सोल्यूट उसके ऊपर एड्सॉर्ब हुआ। ठीक है, और फिर आपको ऑन द सेम टाइम यहाँ ये भी बताना है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या थी लिक्विड में, विच इज़ इन कॉन्टैक्ट। 1909 में हॉबर फ्रेंडलिश ने एक एक्सप्रेशन हमें दिया जो कि आइसोथर्म को बयान करता है, और ये हमें ये बताता है कि कितनी गैस एड्सॉर्ब होती है बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट, कि सॉलिड एड्सॉर्बेंट के ऊपर कितनी गैस जो है, गैस का कितना मास एड्सॉर्ब हो रहा है। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, फ्रेंडलिश इक्वेशन या फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखें क्लास,
उसके बाद क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है एम्पेरिकल था, बिल्कुल एम्पेरिकल है, इस केस में एड्जॉर्प्शन बिहेवियर जो है वो प्रॉपरली वो कहता है कि थ्योरेटिकल बेसिस पर था। इसको अप्रोप्रिएट यूज़ किया जाता है आइसोथर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल अभी आपको और एग्जाम्पल भी अभी आप इसमें पढ़ेंगे। एक बीटी एड्जॉर्प्शन थ्योरी है, एक लैंगोमीर एड्जॉर्प्शन थ्योरी है, वो भी हमने आगे पढ़नी है। फ्रेंडलिश इक्वेशन जो है ये नॉन एम्पेरिकली डिराइव भी की गई थी। ठीक है, और ये हमें ये बताती है कि कैसे एड्जॉर्प्शन के अंदर जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी जब भी कोई एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हो रहे होते हैं, एड्जॉर्प्शन के फिनोमिना से गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त हीट रिलीज़ होती है। तो वो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है उसकी वेरिएशन क्या है। तो ये सब हमें आंसर किसने किए, फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन के आइसोथर्म ने। सबसे पहले तो स्टूडेंट इसका एक अगर हम शॉर्ट सा देखें तो वो ये आता है कि x/m बराबर है Kp/1/n। ये इसका एक जनरल रिलेशनशिप है। ये उसने जो इसकी एम्पेरिकल इक्वेशन थी इसको हम फ्रेंडलिश इक्वेशन भी कहते हैं। और ये इक्वेशन क्या कहती है, इस इक्वेशन के मुताबिक x/m बराबर होता है Kp/1/n के। अब बात यहाँ ये आती है, यहाँ x क्या है। x जो है वो गैस का वो मास है जो एड्जॉर्ब हो रही है किसी भी एड्जॉर्बेंट के ऊपर, यानी एड्जॉर्बेंट के ऊपर जितने मोल्स, जितने ग्राम गैस के एड्जॉर्ब हो रहे होंगे वो x है। m क्या है, m जो है ये एड्जॉर्बेंट का मास है, जो एड्जॉर्ब कर रहा है उसका अपना मास क्या है। ठीक है, p क्या है ये आपको पता है, एक्विलिब्रियम प्रेशर है। k और n, ये k और ये n, ये दोनों आपके जो हैं ये कांस्टेंट हैं। k और n जो कांस्टेंट हैं ये डिपेंड किस पे करते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपका एड्जॉर्बेट किस किस्म का है, आपका एड्जॉर्बेंट किस किस्म का है। ये आपको जो है वो डिराइव करते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक रिलेशनशिप लिख कर दिया, अगर हम इसी का लॉग लें, पहले आपने इसका लॉग देखना कैसे लेंगे, लॉग x/m यही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ Kp/1/n का मतलब ये है कि k और p आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो हमने इक्वल कर दिया log k प्लस, अब p/1/n है, आपने लोगार्थम का रूल पढ़ा हुआ है कि पावर पहले आ जाती है log से, तो 1/n log p। तो ये आपके पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो फ्रेंडलिश ने आपको जो है वो प्रोवाइड की थी। इस इक्वेशन की छोटी सी डेरिवेशन है जो मैंने अभी आपको करके बता भी दी कि पहले x/m बराबर होता है Kp/1/n के, फिर आपने उसको लॉग के थ्रू लिख दिया। अब हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इसका ग्राफ जो हमने बनाया है, क्या ये ग्राफ ठीक है। ये ग्राफ लॉग p और x/m के दरमियान बनता है, यानी जितना प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा उतना ही ये रेशो बढ़ती जाएगी, x/m बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी जितना प्रेशर जो है वो ज़्यादा आप करते जा रहे हैं उतना ही वो इक्वल होता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक इशू है, देखें। अब वो इशू क्या है, पहले तो इसको समझते हैं कि ये लॉग के, यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इंटरसेप्ट है लॉग के, स्लोप 1/n की इक्वल होगी। ज़ाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी होगी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में 1/n जो है वो के इक्वल ही होता है ना, क्योंकि अगर आप इस पूरी इक्वेशन को जो मैंने अभी पूरी पहले लिखी थी कि log x/m बराबर होता है किसके, log के प्लस 1/n log p के, तो उसमें 1/n की वैल्यू स्लोप की निकल रही है। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं कि स्लोप को डिराइव भी किया जा सकता है। अब वो स्लोप को डिराइव कैसे करना है, फ़र्ज़ करें ये वाली वैल्यू आपके पास log x/m है। ठीक है, यहाँ इंटरसेप्ट log k आ गया और यहाँ आ गया स्लोप 1/n। आपने अगर इस पॉइंट पर वैल्यूज़ निकालनी है तो इसको इस तरीके से आप वहाँ से स्लोप भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन एक इशू यहाँ पर ये है कि फ्रेंडलिश आइसोथर्म को हम जब पढ़ रहे होते हैं तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। अब हमने बेसिकली ये जानना है कि ये क्यों इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, हमें इसका आंसर जानना है। ठीक है, अब हम इसका आंसर जानते हैं। हम एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है हमने x/m वर्सेस log p।
ठीक है, उसे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लेकिन इट इज़ एक्चुअली, फिर ये कहते हैं कि एक्चुअली जब लो प्रेशर होता है तो उस वक़्त तो ये स्ट्रेट लाइन पर काम करता है, लेकिन जैसे ही प्रेशर हाई होता है उस वक़्त ये कर्वेचर पे आ जाता है, यानी ये फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी बल्कि हल्की सी कर्व्ड हो जाएगी। अब वो कर्व्ड क्यों हो रही है, असल सवाल हमारे पास ये आया कि वो कर्व्ड होती क्यों है। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली, मैंने आपको भी क्या बताया कि लो प्रेशर पर ये काम ठीक कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्रेशर हाई होगा क्या होगा कि ये कर्वेचर, इसका स्लाइड कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन अप्रॉक्सिमल है एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन इक्वेशन। ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इसकी है ही नहीं, ये आम एप्लीकेबल है ही नहीं। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, जैसे ही आपने प्रेशर हाई किया इसका स्लाइटली जो कर्व है वो क्या हो जाना है, वो कर्व जो है वो मज़ीद हो जानी जैसे ही आपने प्रेशर को हाई किया। तो यही इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है कि ये लो प्रेशर पर तो सही काम करती है इक्वेशन, होल्ड गुड, लेकिन ये हाई प्रेशर के लिए ईजी नहीं है। अब स्टूडेंट्स आगे आपको थोड़े से मैंने इसके जो हैं वो रिज़ल्ट बताए हैं कि रिज़ल्ट इसके क्या हो सकते हैं। तो आपने ज़रा रिज़ल्ट देखने हैं गौर से। सबसे पहले देखें के एन एन, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं और ये कांस्टेंट डिपेंड करते हैं किस पे, एड्जॉर्बेट पे और आपके एड्जॉर्बेंट पे। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उस वक़्त आपका ये जो x बटा m है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, इसी वजह से वो क्या होता है कि वो कर्व्ड हो जाता है। इट इज़ यूज इन केसेस, अब ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ एक्चुअल आइडेंटिटी सॉल्यूट की आपको नॉन ना हो। जैसे आपको नहीं पता कोई भी कलर्ड मटेरियल है वो एड्जॉर्ब हो गया, शुगर है, वेजिटेबल ऑयल है, लेकिन आपको उसकी नौइयत का नहीं पता, तो वहाँ आप इस थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में ये जो फ्रेंडलिश इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। अगर डाटा इक्वेशन में फिट नहीं होता, दिस इज़ ओनली लाइकली नॉट बी प्रूव्ड, ये प्रूव नहीं है, तो ये जो हेट्रोजेनिटी है सरफेस की ये कंफर्म की जा सकती है कैलोरीमीटर से, यानी हम वहाँ से बता सकते हैं कि ये वाकई कंफर्म है कि नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल आपके सामने आएंगे, वो क्या होंगे, कांस्टेंट डेल्टा एच ऑफ एड्जॉर्प्शन, आप इससे डेल्टा एच ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ प्रेशर इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा करेगा वहाँ क्या होगा, वहाँ आपका डेल्टा एच कभी भी नॉर्मल नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट्स आपने फ्रेंडलिश इक्वेशन के अंदर जो हैं वो लिखने हैं। अब एक ग्राफ मैंने मज़ीद बनाकर आपको दिखाया है, ज़रा इससे आपको मज़ीद क्लियर होगा। देखें बच्चे, जहाँ पर प्रेशर कम था वहाँ पर तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वो कर्व्ड होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिन पॉइंट्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, at a certain pressure the adsorption reaches a maximum value, i.e. the adsorption becomes saturated। ठीक है, बाज़ औक़ात adsorption saturated यानी इससे आगे adsorption मज़ीद नहीं हो सकती। उस वक़्त उस गैस के प्रेशर को आप क्या कहेंगे, दैट इज़ नॉन एज PS। जब प्रेशर लो होगा तब तो वो कहता है x बटा m लीनियरली प्रेशर के साथ मूव करेगा, यानी x बटा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और x बटा m बराबर है KP के, तो ये लो प्रेशर पर होल्ड होगा। जैसे ही प्रेशर हाई होगा x बटा m P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा बल्कि P नॉट के आ जाएगा, यानी एक नया प्रेशर आ गया। क्यों, क्योंकि वो प्रेशर के तो इंडिपेंडेंट हो गया, जब वो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो एक नया प्रेशर जन्म लेगा P नॉट, यानी इसका मतलब ये है कि P नॉट है, प्रेशर की कोई वैल्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो x बटा m किसके इक्वल आ गया, K के, यानी यहाँ प्रेशर का रोल नहीं है। इंटरमीडिएट प्रेशर जब होगा तो x बटा m बराबर होगा P1, ये x बटा m है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जब इंटरमीडिएट सा प्रेशर होगा तो उस वक्त आपकी सिंपल वैल्यू होगी कि x बटा m बराबर होगा किसके, P1/n के। तो ये तीनों केसेस आपने अपने जहन में रखने हैं कि जब प्रेशर लो होगा तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, जब प्रेशर हाई होगा उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, और जब प्रेशर इंटरमीडिएट होगा तो उस वक्त आपकी सिचुएशन जो है वो क्या होगी। क्लास आगे देखें, कुछ इसकी लिमिटेशंस दी हुई हैं। लिमिटेशन फिर वही है कि जहाँ सैचुरेशन पॉइंट आ गया वहाँ पर प्रेशर जो है वो डिपेंड ही नहीं करता x बटा m पे, तो लिहाजा ये
मिनिमम प्रेशर, इंटरमीडिएट जो है प्रेशर उस पर, और जो मिनिमम प्रेशर है उस पर तो काम करता है, लेकिन ये उससे आगे ये काम नहीं कर सकता। आगे देखें क्लास, लैंगमीर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी पहला आइसोथर्म से आप मुतमईन नहीं हुए तो आपने नेक्स्ट पे मूव किया। लैंगमीर ने 1916 में जो है वो कुछ अपनी अजम्पशन पेश की थी, लेकिन इसका पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये मॉडल हमें ये कहता है कि एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन जो होती हैं रिवर्सिबल हैं, यानी पहले कोई भी कंपोनेंट या कोई भी कंपाउंड है वो एड्जॉर्ब होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कंपाउंड डीजॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस मॉडल इवन एक्सप्लेन द अफेक्ट ऑफ प्रेशर, आई एट दिस कंडीशन एड्जॉर्बेट, पार्शियल प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम से क्या लिंक है, ये सारा एक्सप्लेन करता है। एड्जॉर्बेंट जो है वो एज्यूम किया जाता है कि वो आइडियल है, ठीक है, उसमें सीरीज़ ऑफ साइड्स अवेलेबल होती हैं। एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल जो है वो एम्पटी साइड भी होता है उसमें, और उस एम्पटी साइड को हम क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसकी आगे हम थोड़ी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बेसिक असम्पशन क्या है, एड्जॉर्प्शन और सिंगल एड्जॉर्बेट टू द सीरीज ऑफ एक्विवेलेंट साइट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, के सॉलिड की सरफेस के ऊपर एक्विवेलेंट साइट मौजूद होती हैं जहां एड्जॉर्बेट जाकर एड्जॉर्प्शन शो करता है। सेकंड पे देखें, द सरफेस कंटेनिंग द एड्जॉर्बिंग साइट इज़ अ परफेक्टली फ्लैट प्लेन, वो बिल्कुल फ्लैट प्लेन है, कोई उसके अंदर जो है वो हेट्रोजिनिटी नहीं है। ठीक है, थर्ड पे, एड्जॉर्बिंग गैस एड्जॉर्ब इनटू द इमोबाइल स्टेट, जो एड्जॉर्बिंग गैस है वो इमोबाइल स्टेट में उसके ऊपर एड्जॉर्ब होनी है। ऑल साइड्स आर एनर्जेटिकली एक्विवेलेंट, जितनी भी साइड्स हैं वो एनर्जेटिकली एक्विवेलेंट हैं, और एनर्जी जो है एड्जॉर्प्शन की वो इक्वल होती है, तमाम साइड्स की जो एनर्जी है वो क्या है, इक्वल है। ईच साइड कैन होल्ड एट मोस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ ए, वो एक मॉलिक्यूल उसको होल्ड आउट कर सकता है। नो इंटरेक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल ऑन एडजेसेंट साइट व्हेन द इंटरेक्शन आर आइडियल, एनर्जी जो है वो तमाम की क्या है, इक्वल है। ये कुछ बेसिक असम्पशन उसने हमें बताई कि ये असम्पशंस जो हैं वो हो सकती हैं। अब ये हमें ये जो मॉडल है लैंगमीर का मॉडल, ये हमें सिंपली ये कहता है, इसको अगर हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमें ये कहता है कि ये जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का, x/m जो होती है उसकी एड्जॉर्प्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ये भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इसकी आपको तभी समझ आएगी जब आप इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे, और डेरिवेशन बच्चों आप लोगों के सामने अगली स्लाइड पर जो है वो लिखी हुई है। ज़रा आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है कि ये क्या है। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन हर स्टेप को मैं आपको डिस्कस करवाऊँगी, आपने ज़रा इसको गौर से देखना है। सबसे पहले बच्चे क्या हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा स्लाइड पे कि क्या है कि थीटा आर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। इसका क्या मतलब है कि आर डी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर डी यहाँ है क्या, आर डी है यहाँ पे कि डिजॉर्प्शन का रेट क्या है। वो कहता है जितनी ज़्यादा डिजॉर्प्शन होगी उतना ही जो है वो फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो डिजॉर्प्शन उतनी ही बढ़ती जाएगी। ज़ाहिर है सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो आर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, थीटा के। या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें, अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं तो क्या होगा कि ये इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि आर डी बराबर है रेट के, ये भी तो लिखा जा सकता है ना। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आगे देखें ज़रा, आप इसको रेस कर देते हैं। अब देखें, ये देखें यहाँ क्या किया कि के डी बराबर हो गया रेट कांस्टेंट के। अब आपने एक जगह कहा कि आर डी बराबर है के डी थीटा के, एक जगह आपने कहा के डी बराबर है, के डी जो है वो एक रेट कांस्टेंट है। तो जिस तरह रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन आर डी बराबर है के डी थीटा के इक्वल था, यानी कि ये देखें जिस तरह आर डी बराबर है के डी थीटा के था, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, डिजॉर्प्शन अगर आर डी बराबर है के डी थीटा के था तो 1 माइनस थीटा पी। इसका मतलब ये कि जितनी एड्जॉर्प्शन हुई उसके इन्वर्स डिजॉर्प्शन हुई, तो 1 माइनस थीटा में से 1 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब ये बाकी सारी आपके पास क्या मिल जाएगी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब एक्विलिब्रियम होगी तो एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे
तो उस वक्त क्या होगा, के डी थीटा बराबर हो जाएगा, एक मिनट इसको देखें, के डी थीटा बराबर हो गया किसके, के ए यानी एब्जॉर्प्शन 1 माइनस थीटा पी, या इसको अब अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं सारे से तो ये क्या आ जाएगा, के ए पी और माइनस के ए थीटा पी। अब आपने थीटा, इनमें से थीटा वाली वैल्यूज़ एक साइड पर कर लेनी है। जब आप थीटा वाली वैल्यूज़ एक साइड पर कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें थीटा आपने इधर कर लिया, इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखना है आपने बच्चों। थीटा जब एक तरफ उसने किया तो ये थीटा कॉमन ले लिया और के ए पी के इक्वल आ गया। अगर मुझे थीटा निकालना है तो ये सारी वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी ये इक्वेशन यूँ बन गई। फिर ये इक्वेशन यूँ बन गई तो उसने एंड पे क्या किया, के ए बटा के डी पी 1 प्लस के ए ओवर के डी पी, तो के पी के नीचे आप क्या ले आए, 1 प्लस के पी। अब एक्स बटा एम, ये आप जानते हैं कि एक्स बटा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर पी यानी के पी 1 प्लस के पी, क्योंकि थीटा क्या है, एक्स बटा एम में, एक्स बटा एम को थीटा भी लिख सकते हैं, या एक्स बटा एम यूँ किया जा सकता है कि ये एक नया कांस्टेंट इसकी जगह डाल दें, वो क्या होगा, के प्राइम पी ओवर 1 प्लस के पी, यानी ये इक्वेशन आपके पास यहाँ तक सॉल्व हो गई। के एक न्यू कांस्टेंट है, ये आपको रिलेशनशिप बताता है, ये जो आपने मैंने रिलेशनशिप अभी निकाला है यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि कितनी गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना, आइसोथर्म में, इसे कहते हैं लैंगमीर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आपने क्या करना है बच्चे, अगर नेक्स्ट पॉइंट में आपने P ओवर एक्स बटा एम किया, ठीक है, अब P ओवर एक्स ओवर एम किया तो जितनी P की वैल्यू थी उसे डिवाइड कर देंगे, ये बच गया 1 ओवर के प्राइम प्लस P ओवर के प्राइम ओवर के, 1 ओवर के प्राइम प्लस P ओवर के डबल प्राइम। ये के डबल प्राइम एक नया कांस्टेंट आ गया है। अब ये क्या है, ये 1 ओवर के डबल प्राइम जो है ये एक इंटरसेप्ट है, ठीक है, और ये आपको एक्चुअल कर्व लाइन जो है वो प्रोवाइड करेगा कि एक्चुअल कर्व लाइन जो है वो किस तरीके से आपने इसमें बनानी है। तो इसमें आपने एंड कहाँ करना है, एंड ऐसे करना है आपने कि एक्स बटा एम फाइनली जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स बटा एम इक्वल आ जाएगा के पी के। तो ये अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास आपके पास बुक होगी, आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक इशू ये है, फिर वही इशू जो पहले था, लो प्रेशर पर क्या होता है कि जितनी भी गैस एड्जॉर्ब होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर पे। जैसे ही प्रेशर हाई होता है तो के डबल प्राइम चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो नील हो जाता है, यानी वो सही तौर पर काम नहीं कर पाता। तो लिहाजा ये इसकी भी एक सीरियस लिमिटेशन है। लिमिटेशन में नंबर 1 पे लिमिटेशन कौन सी आएगी कि लैंगमीर का ये जो आइसोथर्म है ये क्या है, ये डेविएट हो जाता है बहुत सारे केसों में। जैसे भी मैंने आपको एक केस बताया जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, जिसमें सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, वो भी हो सकता है। तो यही आपके सामने मैंने बाकायदा पैराग्राफ में आप लोगों को लिख के बता दिया है मटेरियल कि ये चेंज हो जाते हैं जब आपका सरफेस एरिया और प्रेशर चेंज होता है। तो अब हमें ये जो लैंगमीर और फ्रेंडिश आइसोथर्म है, अगर आपको इन दोनों को कहा जाए कि आप इन दोनों में फ़र्क करें तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है कि ये जो फ्रेंडलिश था ये एम्पिरिकल था, जबकि लैंगमीर जो है वो थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट था, यानी उसमें थ्योरी मौजूद थी। तो लैंगमीर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थ्योरी है, जबकि फ्रेंडलिश का जो कॉन्सेप्ट है वो एम्पिरिकल है। लैंगमीर मॉडल में ये एज्यूम किया जाता है कि आपका मैक्सिमम कवरेज आ रहा है और मोनोमॉलिक्यूलर लेयर जो है वो सरफेस के ऊपर चढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल की कोई भी स्टेकिंग नहीं है, जबकि फ्रेंडिश हमें ये कहता है कि उसमें स्टेकिंग जो है वो मॉलिक्यूल की हो सकती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर था, आप इसको अच्छे से पढ़ें, गौर से देखें, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस थी इसकी एड्जॉर्प्शन की जो लास्ट टाइम अगर नहीं आपको मैंने करवाई तो वो आप ज़रा इन्हें नोट कर लें, बल्कि इसी स्लाइड पर मैं आपको नोट करवा देती हूँ। नंबर 1 पे है प्रोडक्शन ऑफ हाई वॉल्यूम, कि इससे क्या होता है। नंबर 1 पे देखें, नंबर 1 पे आपने लिखना है, बल्कि मैं बोलती हूँ आप लिखें प्रोडक्शन ऑफ हाई वॉल्यूम। नंबर 2 गैस मास्क,
कि गैस के मास्क में भी क्या होती है, एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन होती है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी, गैस क्रोमेटोग्राफी में भी एड्जॉर्प्शन होती है। फोर्थ पे रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन, जितना भी सोल्यूशन है आपका उससे कलरिंग मैटर रिमूव होता है। फिफ्थ पे एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये 5 एप्लीकेशंस किसकी हो गई, एड्जॉर्प्शन की। इसके अलावा कैटालाइसिस में भी एड्जॉर्प्शन होती है। याद होगा आपको, मैंने क्लास में अभी कल ही आपको ये बताया है कि कैटालाइसिस में एड्जॉर्प्शन होती है, पेंट की इंडस्ट्री में एड्जॉर्प्शन होती है, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में भी एड्जॉर्प्शन होती है, डिहाइड्रेशन में सॉफ्टनिंग है, ये सारा, ये जॉम्स और ये सारी चीज़ें, ड्रग सिंथेसिस, फूड एनालिसिस, ये सब में क्या है, एड्जॉर्प्शन होती है। तो एड्जॉर्प्शन की अगर एप्लीकेशंस आ जाएं तो आपने इनको इस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।